everyone. So today we are going to discuss JEE Advanced 2021 Paper 2 Chemistry. So I'm Miss Rao Bharti, Chemistry faculty from eCareer Point, and I'm here to discuss the exam happened yesterday, right? So it was not easy, it was not difficult, it was moderate guys. अगर हमें सारे के सारे concepts आते हैं तो we can do the exam easily and properly. So let's start. Yes. Okay. So this was the first question in paper 2 guys. It was from organic chemistry. सारे के सारे अगर आप देखेंगे तो सारे के सारे बेसिक रिएक्शंस है बेटा. क्या है? बेसिक रिएक्शंस है. अलग अलग नेम रिएक्शंस हम बोल सकते हैं. बहुत सारे रिएजेंट्स देके आपको कंफ्यूज किया गया है. बाकी आपको पता है कि किस रिएजेंट को यूज करने से क्या प्रोडक्ट हमें मिलता है. चलिए देखते हैं. सबसे पहला इसने क्या बोला है? द रिएक्शन सीक्वेंस दैट वुड लीड टू ऑर्थोजाइलिन. ऑर्थोजाइलिन क्या होता है? हम सबको पता है ऑर्थोजाइलिन इज बेंजीन रिंग एंड द 2CH3 ग्रुप. 2CH3 ग्रुप. हमें ये देखना है बेटा ये कहां से मिलेगा, इन चारों में से. चलिए शुरू करते हैं. Na2HCl मिथाइल और NH2 ग्रुप. तो हमें पता है सबसे पहले Na2HCl डाइजोनियम सोल्ट बनाया गया होगा. लेट्स सी फ्रॉम हियर. यहां पर आपको क्या दिया गया है बच्चे? सबसे पहले CH3 ग्रुप और NH2. हमें पता है कि अगर मैं NaNO2 या HCl यूज करती हूं तो क्या बनेगा बेटा? यहां पर डाइजोनियम सोल्ट है तुम्हारा. डाइजोनियम सोल्ट CH3 एंड दिस इज N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव. आफ्टर दैट रिएजेंट जो दिया गया है वो CuCN है. क्या है? CuCN. क्या करवा दे यहां पर? सेंड मेयर रिएक्शन. सेंड मेयर रिएक्शन. और हमें पता है सेंड मेयर रिएक्शन में जो डाइजोनियम N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव है वो किससे रिप्लेस हो जाता है बच्चे? Cn से. किससे? Cn से. अब देखते हैं कि इसके आगे हमने क्या लिया है. उसके बाद डाइबल H लिया है बच्चे. रिड्यूसिंग एजेंट है. वो क्या करेगा? जो तुम्हारा Cn है इसको कन्वर्ट कर देगा एल्डिहाइड में, दैट इज CHO. दिस इज CH3 एंड दिस इज योर CHO ऑन यूजिंग DIBALH. We all know this is reducing agent, right? उसके बाद we have used Wolff-Kissner reagent N2H4KOH. Wolff-Kissner reagent यूज किया. हमें पता है कि जब हम Wolff-Kissner reagent यूज करते हैं बच्चे तो वहां पर जो हमारा एल्डिहाइड है that reduces to CH3. This is orthoxylene. यानी कि from first option हमें मिल रहा है हमारा ऑर्थोजाइलिन. दूसरा पॉइंट देखते हैं बच्चे. दूसरे में क्या दिया गया है? Me और Br. यहीं से करना शुरू करें. देखिए ये मिथाइल ग्रुप है, ये Br है बेटा. MgCO2H3O पॉजिटिव. Mg दिया गया दैट मींस MgBr होगा. क्या होगा यहाँ पर? थोड़ा सा स्पेस में करते हैं, बार बार टाइम वेस्ट नहीं होगा, राइट? ये हुआ तुम्हारा MgBr. तुम्हें पता है जब भी तुम CO2H आयन यूज करते हो तो MgBr विल कन्वर्टेड इनटू COOH बच्चे. जो MgBr है दैट विल कन्वर्टेड इनटू COOH. दिस इज CH3, दिस इज COOH. नाउ वी ऑल नो कि अगर मैं COOH कार्बोक्सिलिक ग्रुप की SOCl2 के साथ रिएक्शन करवाऊंगी बच्चे, दैट विल बी योर COCl. क्या होगा? COCl. ओके. देन H2PDBSO4 रोजनमंड रिएक्शन करवा दी. COCl किस में कन्वर्ट हो जाएगा? CHO में. एंड आफ्टर दैट दिस इज जिंक मरकरी HCl. क्लीमंसन रिडक्शन. क्लीमंसन रिडक्शन यानी कि CHO is converted into CH3. That means from this also we are getting orthoxylene. क्या मिल रहा है बच्चे हमें? ऑर्थोजाइलिन. ये हुआ मेरा CH3 and this is my COCl. COCl के बाद यहाँ पर H2PDBSO4 यानी कि रोजनमंड रिएक्शन है बच्चे. ये रोजनमंड से हमें क्या मिल जाता है? यहाँ रोजनमंड से CH3 and this is your CHO. उसके बाद जिंक मरकरी HCl. जिंक मरकरी क्लीमंसन रिडक्शन. क्लीमंसन रिडक्शन में एल्डिहाइड विल बी कन्वर्टेड इनटू मिथाइल ग्रुप. सो दिस आल्सो गिव्स यू ऑर्थोजाइलिन. थर्ड पॉइंट देखते हैं बेटा. यहाँ BH3H2O2NaOH. तो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि एंटी मार्कोवनिकोव रूल लगा है. जब एंटी मार्कोवनिकोव लगा है तो बेटा यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा? एल्कीन से अल्कोहल. अल्कोहल अकॉर्डिंग टू द एंटी मार्कोवनिकोव रूल OH. बाद में PBr3 तो OH विल बी सब्स्टिट्यूटेड विद Br ब्रोमीन. एंड उसके बाद क्या बेटा? जिंक डाइल्यूट HCl. हमें पता है कि ये रिड्यूस करवा देगा बट इट विल नॉट कन्वर्ट इनटू CH3. यहाँ पर क्या है? एक और CH2 ग्रुप है तो इट विल नॉट गिव यू द
प्रोडक्ट। सिमिलरली दिस ऑल्सो O3 जिंक H2 ओजोनोलाइसिस, यहाँ से तुमने ओजोनोलाइसिस करवाया तो तुम्हें पता है ओजोनोलाइसिस से या तो हमें एल्डिहाइड मिलता है या तो हमें कीटोन मिलता है, तो फ्रॉम हियर वी गेट एल्डिहाइड एंड कीटोन। दोनों साइड से बेटा हमें CHO एल्डिहाइड मिला और यहां से भी हमें क्या मिला CHO एल्डिहाइड, दोनों ही साइड से। अगेन जब आपका वोल्फ किसने करवाएगा बेटा तो ये CH3 में कन्वर्ट होगा, बट यहाँ पर क्या है ये CH2 CH3, तुम्हें चाहिए क्या केवल CH3, बट वी आर गेटिंग CH2 CH3 फ्रॉम दीज टू। सो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका A एंड B इज द राइट ऑप्शन, जिससे हमें ऑर्थोजाइलिन मिलता है, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट फ्रॉम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जहां पर आपको बहुत सारे डिफरेंट काइंड ऑफ रिएजेंट्स दिए गए हैं एंड आफ्टर सीइंग दिस रिएजेंट्स यू हैव टू जस्ट पुट योर प्रोडक्ट, राइट। तो देखते हैं बेटा क्या क्या दिया गया है। PHCH3 टोलविन, टोलविन के अंदर सबसे पहले ब्रोमीन लाइट डाला तो तुम्हें पता है यहाँ पर क्या बनेगा PHCH2Br, PHCH2Br है ना। अब PHCH2Br के अंदर तुमने H2PDC डाला, कोई क्यू रिएजेंट भी डाला जहां पर तुमने क्लोरोफॉर्म से रिएक्शन करा, फाउल स्मेलिंग देखते ही आपको पता चल गया कि यहाँ पर क्या बना होगा आइसोसाइनाइड बना होगा। क्या बना होगा बेटा आइसोसाइनाइड। अब तुम एक बात बताओ, तुम ये चीज देखो PHCH2Br P से डायरेक्ट तुम्हारा आइसोसाइनाइड बना है बेटा, तो डायरेक्ट आइसोसाइनाइड कब बना सकते हैं, या तो हम KCN डालें या AgCN डालें इन ऑन दिस रिएजेंट, लेकिन अगर KCN डालेंगे दैट विल बी साइनाइड, दैट विल बी नाइट्राइल ग्रुप, तो क्या डालेंगे बेटा यहाँ पर AgCN, जिससे हमारा क्या बनेगा यहाँ पर PHCH2NC, दिस इज योर आइसोसाइनाइड ग्रुप। यस, अब बात करते हैं इस Q की और R की, तो Q क्या होगा, तुम्हें पता है कि हम Br है H2PDC, तो ऑब्वियसली ये किसके अंदर डलता है बेटा PHCH2NH2 अमीन पर, और ये अगर रिडक्शन से आया तो ये क्या होगा तुम्हारा KNO2, ऑब्वियसली KNO2 होगा जो कि PHCH2NO2 बनाएगा और NO2 का रिडक्शन करके NH2 बनेगा, राइट। अब यहां से दूसरा और प्रोसीजर फॉलो कर रखा है। दूसरे प्रोसीजर में तुम्हें पता है कि टोलविन में अगर KMnO4 और हीट ऐड कर रहे हैं बेटा तो इट विल बी योर बेंजोइक एसिड PHCOOH, NH3 हीट डालने पर ये क्या बनेगा अमाइड PHCONH2। एंड नाउ PHCONH2 से डायरेक्ट तुमने अमीन बनाना है तो ऑब्वियसली रिड्यूसिंग एजेंट, और एक LiAlH4 ही तो है जो आपको कंप्लीट रिड्यूस कर देगा बेटा कार्बोनिल से अल्काइल ग्रुप में, PHCONH2 से PHCH2NH2। तो कौन कौन से सही आंसर हो जाएंगे बेटा, Q की वैल्यू KNO2 है, सही है, W की वैल्यू LiAlH4 है, बिल्कुल सही है, A ऑप्शन बिल्कुल सही है आपका। यहाँ पर AgNO2 नहीं था बेटा, KNO2 था, LiAlH4 AgCN ये सही है, KCN आपका नहीं हो सकता। अगर आप KCN ऐड करते हैं तो आपको क्या मिलेगा वहां से साइनाइड मिलेगा, आइसोसाइनाइड नहीं मिलेगा। आई होप दिस इज क्लियर टू यू, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे काइनेटिक्स का है, कहां से है काइनेटिक्स से है, इजी क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा सोचना था आपको, ठीक है, बहुत इजी नहीं है, मॉडरेट क्वेश्चन है, अगर आपने सोचा तो आपसे हुआ भी। देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, सबसे पहले आपके पास रिएक्शन है 2x + y दैट इज गिविंग यू प्रोडक्ट P, द रेट ऑफ रिएक्शन इज dP/dt दैट इज गिविंग Kx बच्चे, Kx यानी कि बता रहा है कि x के बेसिस पर ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है बेटा, जो आपका रिएक्शन है, रिएक्शन के अंदर रिएक्टेंट x और y है, तो ये dP/dt कुछ और भी लिख सकता था, बट अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन हमें पता चल गया कि दिस इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन n इज इक्वल टू 1। यस, 2 moles of x are mixed with 1 mole of y, इनिशियल अमाउंट दी है बच्चे टू मेक 1 liter ऑफ सॉल्यूशन। इनिशियली हमें क्या दिया गया है देखते हैं यहाँ पर, 2x + y getting converted into product at time t is equal to 0, आपको मिला है यहाँ पर 2 मोल इसके और 1 मोल y, यहाँ पर कुछ भी नहीं था। At 50 सेकेंड 0.5 मोल ऑफ y is left, बच्चे इसने बोला कि at t50, किसी भी टाइम t पर तुम्हें पता है रिएक्शन कैसे चलेगी, 2 - 2x 1 - x एंड इट विल बी x, बट इसने बोला है कि t50 के ऊपर आपका जो 1 - x है दैट मींस y जो है बेटा वो 1 - x इज इक्वल टू 0.5 है, दैट इंप्लाइज आई कैन से x इज इक्वल टू 0.5। तो t50 के ऊपर टोटल अमाउंट कितनी बची है हमारे पास, 2 - 2x दैट मींस 1 और ये 0.5, ये भी कितना बना 0.5। तो कैन वी थिंक कि एट t50 हमारा x भी हाफ हो रहा है बेटा और y भी हाफ हो रहा है, दैट मींस जो हमारी t हाफ है वो कितनी होगी 50 सेकेंड, कितनी होगी बेटा
50 सेकेंड। यस, टी हाफ हमारी 50 सेकेंड है बच्चे, जो कि बिल्कुल सही पॉइंट है। अब उसके बाद देखिए रिएक्शन अगर मैं देख के लिखूं तो इट विल बी -1/2 dx/dt इज इक्वल टू -dy/dt इज इक्वल टू प्रोडक्ट बेटा dp/dt, रेट ऑफ द रिएक्शन इज इक्वल टू कितना गिवन है k इंटू एक्स। यस, यहां से -1/2 dx/dt, तो क्या मैं लिख सकती हूँ रिएक्टेंट की टर्म में -dx/dt इज इक्वल टू 2kx बेटा, 2kx। अब देखो बहुत सारे बच्चों ने कहां पर मिस्टेक की है, टी हाफ इज इक्वल टू, हमें पता है ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 डिवाइडेड बाई के बेटा, है ना। लेकिन ये के वैल्यू अगर आपने यहां से के वैल्यू कैलकुलेट की है तो आपका पक्का आंसर ये वाला जो ए ऑप्शन लिखा हुआ है बिल्कुल सही था। बट यू हैव टू थिंक अबाउट दिस वन कि जो आपका रिएक्टेंट का रेट ऑफ द रिएक्शन है दैट इज इक्वल टू 2 इंटू के इंटू एक्स। दैट मीन्स जो k लिखा है बेटा 1k, उसकी जगह कितना आएगा 2k, क्योंकि हम तो ये वाला ही लिखते हैं, है ना। तो ये कितना होगा आपका यहाँ पर 2k, एंड फ्रॉम हियर यू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ x। क्या कैलकुलेट करेंगे बेटा हम यहाँ पर x की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, और यहाँ से x की वैल्यू कितनी आई है हमारी 69.3 इंटू 10 रेज़ टू पावर -4, 69.3 इंटू 10 रेज़ टू पावर -4। सो जो आपका ए पॉइंट दिया हुआ है ये बिल्कुल गलत है। उसके बाद बात करते हैं 50 सेकंड पर -dx/dt इज इक्वल टू 13.86 इंटू 10 रेज़ टू पावर -3 मोल पर लीटर पर सेकंड। dx/dt -dx/dt कैलकुलेट कर रहे हैं, दैट इज 2 इंटू के की वैल्यू रखेंगे बेटा 69.3 इंटू 10 रेज़ टू पावर -4 इंटू एक्स की वैल्यू 50 सेकंड पर कितनी है, 50 सेकंड पर एक्स की वैल्यू कितनी है बेटा 1। सो अगर मैं यहाँ पर वैल्यूज पुट करती हूँ 2 इंटू 69.3 इंटू 10 रेज़ टू पावर -4 इंटू 1, देन यू विल गेट द एग्जैक्ट आंसर दैट इज गिवन हियर 13.86 इंटू 10 रेज़ टू पावर -3। Yes, that means this statement is correct. अब बात करते हैं at 100 सेकेंड। 100 सेकेंड यानी कि एक और हाफ लाइफ बेटा, इस रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ 50 सेकेंड है, तो एक और हाफ लाइफ 50 सेकेंड, दैट मीन्स जो वैल्यू है आपकी x की रिमेनिंग कितनी हो जाएगी at t100 इट विल बी 0.5। क्या हो जाएगी 0.5। तो यहां से dy/dt माइनस dy/dt इज इक्वल टू k की वैल्यू कितनी बेटा 69.3 इंटू 10 रेज़ टू पावर -4 इंटू x की वैल्यू एट t100 इज 0.5। यू विल गेट द सेम आंसर दैट इज गिवन हियर। सो राइट ऑप्शन आर B, C एंड D। तो वी कैन नॉट से दिस क्वेश्चन इज इजी, दिस क्वेश्चन इज मॉडरेट बट कॉन्सेप्चुअल था। अगर आपको ये वाला पॉइंट पता तो यू कैन कैलकुलेट दिस क्वेश्चन इजीली, राइट। चलिए लेट्स डू द नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। कहां से क्वेश्चन गिवन है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से। बहुत इजी क्वेश्चन है बेटा, ये क्वेश्चन इजी मोड में था, बिल्कुल इजी। देखिए कुछ आपके पास रिडक्शन पोटेंशियल्स गिवन है। इन दिस क्वेश्चन यू हैव गिवन सम reduction potentials to a solution containing 0.001 molar of X2 plus and 0.1 molar of Y2 plus. The metal rod X and Y are inserted and connected by a conducting wire. This resulted in dissolution of X. The correct combination of X and Y. बेटा अगर X का dissolution हो रहा है that means तुम्हें पता है X dissolve हो रहा है, X X2 प्लस में कन्वर्ट हो रहा है, तो मैं ये बोल सकती हूँ कि आपका जो X है ये एनोड की तरह काम करेगा, यानी कि इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है बेटा, और जो Y है वो किसकी तरह काम करेगा, कैथोड की तरह काम करेगा। इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, राइट। तो अब मैं नेक्स्ट इक्वेशन लिखती हूँ E इज इक्वल टू E0 माइनस, ये सारी वैल्यूज पुट करने के बाद वी विल गेट 0.0591 डिवाइडेड बाई N की वैल्यू कितनी है बेटा 2, हर एक रिएक्शन के अंदर 2। यस, log x से x2 प्लस में जा रहा है तो प्रोडक्ट में x2 प्लस है, x2 प्लस कितना है आपका 10 रेज़ टू पावर -3 डिवाइडेड बाय y2 प्लस कितना है 10 रेज़ टू पावर -1, इट विल बी 10 रेज़ टू पावर -2। जब 10 रेज़ टू पावर -2 आगे सॉल्व करेंगे बेटा तो इट विल बी E इज इक्वल टू E0 -2 आगे जाएगा, माइनस से माइनस प्लस, 2 से 2 कैंसिल, एंड इट विल बी E0 प्लस 0.059 अप्रोक्सीमेट 0.06। दिस विल बी योर E। अगर सेल को वर्किंग प्रूव करना है बेटा तो जो तुम्हारा E है ये E इज इक्वल टू पॉजिटिव होना चाहिए, है ना। और E कब पॉजिटिव होगा, जब E0 की वैल्यू पॉजिटिव होगी या फिर लेस देन होगी नेगेटिव में 0.06 बेटा,
है ना। अब क्या करना है तुम्हें, कुछ भी तो नहीं करना है, जो कॉम्बिनेशंस दिए हुए हैं उन कॉम्बिनेशंस में एक्स एंड वाई की टर्म्स में बेटा, एक्स एंड वाई तो ऑब्वियसली ये एनोड होगा, ये कैथोड, ये एनोड ये कैथोड। हमें पता है कि जो ई नॉट वैल्यू होती है दैट इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ एनोड प्लस कैथोड, यानी कि एक्स प्लस, यानी कि क्या होगा, x से x प्लस 2 बेटा, और प्लस में ई नॉट ऑफ y प्लस 2 से y। जब इन वैल्यूज की कैडमियम एंड निकल बेटा Cd से Cd प्लस 2, Cd से Cd प्लस 2 इट विल बी प्लस 0.40, राइट। सो ई नॉट ऑफ Cd से Cd प्लस 2 इज इक्वल टू 0.40 एंड ई नॉट ऑफ निकिल है, निकिल के लिए प्लस 2 से प्लस 2 कितने, निकिल प्लस 2 से निकिल कितना गिवन है बेटा, माइनस 0.24, माइनस 0.24, दोनों को ऐड करेंगे वी विल गेट द पॉजिटिव, यस वी विल गेट द पॉजिटिव टर्म। जब ये पॉजिटिव है बेटा, ई नॉट पॉजिटिव है तो ई विल बी पॉजिटिव, ई विल बी पॉजिटिव, राइट। तो यहां पर क्या हो जाएगा, आ गई बात समझ में, ये पॉजिटिव हो जाएगा। कैडमियम एंड आयरन की बात करो, कैडमियम एंड आयरन की, तो यहां पर कैडमियम में अगेन 0.40, आयरन कितना है बेटा माइनस 0.44, तो इट विल बी माइनस 0.04, ई नोट वैल्यू कितनी होगी माइनस 0.04, लेकिन ये 0.06 से कम है बेटा, पॉजिटिव में 0.02 आएगा तो ये सेल भी हैपन होगा, ए भी होगा और बी भी होगा। निकिल एंड लेड में हम देखेंगे, निकिल का कितना है 0.24, क्योंकि निकिल रिडक्शन में दिया है, ऑक्सीडेशन में लेंगे हम 0.24 एंड दिस इज प्लस। लेड का कितना है बेटा माइनस 0.13, दिस इज ऑल्सो पॉजिटिव, ये भी होगा, यस इट इज ऑल्सो पॉजिटिव 0.11। निकिल एंड एफी, निकिल का कितना है माइनस 0.24, तो इट विल बी प्लस 0.24 एंड आयरन कितना है बेटा माइनस 0.44, तो दिस इज नेगेटिव, नेगेटिव भी है बच्चे और ग्रेटर देन ई नॉट भी है 0.06 से, तो जो आपका ई आएगा यहाँ पर ई विल बी नेगेटिव। तो कौन सा कॉम्बिनेशन नहीं होगा, वो है बच्चे डी ऑप्शन, डी नहीं होगा, ए बी सी तीनों कॉम्बिनेशंस एग्जिस्ट करेंगे। Yes, क्या पूछा था, resulted in dissolution the correct combination of x and y is A, B and C, D will be not form this cell. Yes, get it? चलिए next question is the pair of complexes wherein both exhibit tetrahedral geometry। हमें पता है बेटा tetrahedral geometry कौन सी हाइब्रिडाइजेशन देती है, sp3, जो sp3 हाइब्रिडाइजेशन दे देगा दैट विल बी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। अब बस यही देखना है कि कौन से के अंदर sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा, अगर वीक फील्ड लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, उनका इफेक्ट हम देखेंगे। तो सबसे पहले तो लास्ट ऑप्शन ही कर लेते हैं, लास्ट ऑप्शन में Cu प्लस है बेटा, इसके अंदर भी और यहाँ पर भी क्या है Cu प्लस, Cu प्लस है, दोनों के अंदर D10 होगा, और D10 के अंदर तुम्हें पता है कि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स अगर फील्ड हैं, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन 10 है बेटा, फील्ड है ये, तो ऑब्वियसली S और P3, S और P3, तो ये डी ऑप्शन तो बिल्कुल सही है। यस, अब बात करते हैं FeCl4 माइनस एंड FeCO4 2 माइनस, Fe प्लस 3 बेटा, Fe प्लस 3, Cl4 वीक फील्ड लिगेंड है, वीक फील्ड लिगेंड है तुम्हारा, तो Fe प्लस 3 यानी कि मैं बोल सकती हूँ D5, अगर वीक फील्ड लिगेंड है तो ऑब्वियसली इसके पांचों इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होंगे बेटा, पांचों इलेक्ट्रॉन क्या होंगे अनपेयर्ड होंगे, तो एक sp3 बनेगा बाहर की साइड। बात करूं अगर मैं Fe प्लस 2 की, किसकी बात करूं बेटा Fe प्लस 2 की, और CO4 सॉरी Fe माइनस 2 है, दिस इज माइनस 2 बिकॉज CO इज द न्यूट्रल लिगेंड, ये क्या है बेटा तुम्हारा न्यूट्रल लिगेंड है ना। Fe माइनस 2, Fe माइनस 2 है, वो भी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की प्रेजेंस में, Fe minus 2, you know D6S2 and minus 2 it will be D8S2, क्या होगा बेटा ये D8S2 and in the presence of strong field ligand ये जो S इलेक्ट्रॉन है ये भी एक्साइट होके D में आ जाएंगे बेटा, D ऑर्बिटल में, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर D10 अगेन it will be D10, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा sp3 हो जाएगा बेटा, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन भी हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर देखो दिस इज CO-1, कोबाल्ट -1, CO-1 इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिल स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड बेटा, D8S2, D7S2 होता है, ये हो गया D8S2, अगेन इन द प्रेजेंस ऑफ द कार्बोनिल ये जो S इलेक्ट्रॉन है D में एक्साइट हो जाएंगे, तो इट विल बी D10 हो गया बेटा, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी sp3। अब अगर बात करें CO+2 की, CO+2 इन द प्रेजेंस ऑफ वीक फील्ड लिगेंड,
वीक फील्ड लिगेंड CO+2 वीक फील्ड लिगेंड, तो CO+2 D7H2 होता है, इट विल बी D7, इट विल बी D7, और अगर ये D7 है तो पूरा का पूरा फिल है बेटा D ऑर्बिटल, तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा ऑब्वियसली, दिस इज आल्सो sp3 हाइब्रिडाइजेशन, सो इट विल बी A, B एंड D। सी ऑप्शन में देखो क्या है, Ni इन जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट, इट विल बी D8S2, दिस इज ओके, बट NiCN4 2 माइनस बेटा, NiCN4 2 माइनस, यहाँ पर D8 कितना हो जाएगा, केवल D8 होगा, अगर ये D8 होगा इसकी वजह से सारा का सारा पेयरिंग हो जाएगा, और पेयरिंग होगा तो DsP2, इसकी क्या हाइब्रिडाइजेशन होगी, इट विल बी DsP2 हाइब्रिडाइजेशन होगी, राइट, क्लियर। सो जो सी ऑप्शन है बेटा ये नहीं है, A, B एंड D आर दी राइट ऑप्शंस, क्लियर। उसके बाद बात करते हैं बेटा 6 क्वेश्चन में द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द P ब्लॉक। P ब्लॉक से बेटा फोस्फोरस वाले क्वेश्चंस आए हैं, फोस्फोरस का ही पूछा गया, अपॉन हीटिंग H3PO3 डिस्प्रोपोर्शनेशन के अंडर जाता है, बिल्कुल, H3PO3 को जब हीट करते हैं तो इट अंडरगोज H3PO4 एंड PS3, प्लस और माइनस दोनों ऑक्सीडेशन स्टेट है बेटा यहाँ पर, तो ये डिस्प्रोपोर्शनेशन। H3PO3 कैन एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट, PO4 नहीं कर सकता बेटा क्योंकि ये ऑलरेडी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ये इससे ज्यादा नहीं जा सकता, तो ये भी स्टेटमेंट सही है, ये भी सही है। दिस इज मोनोबेसिक, बिल्कुल नहीं, मोनोबेसिक केस कैसे हो जाएगा, P डबल बॉन्ड O एंड OH OH और यहाँ पर ये H, तो दिस इज डाई बेसिक, क्या है बेटा ये डाई बेसिक है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। द H एटम ऑफ pH बॉन्ड इन H3PO3 इज नॉट आयनाइजेबल इन वाटर, बिल्कुल ये वाला जो बॉन्ड है बेटा दिस इज नॉन आयनाइजेबल इन वाटर, तो आपकी 3 स्टेटमेंट सही है A, B एंड D, क्लियर, ओके। लेट्स डू दिस क्वेश्चन, दिस इज फ्रॉम कंडक्टेंस, किसमें से आया बेटा ये क्वेश्चन, कंडक्टेंस का क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, एट 298 केल्विन द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ ए वीक मोनोबेसिक एसिड इज 4 × 10⁻², यानी कि लैम्डा m नॉट की वैल्यू गिवन है बेटा, लैम्डा m नॉट की वैल्यू 4 × 10⁻²। At 298 Kelvin for an aqueous solution of the acid, the degree of dissociation is alpha. स्टार्टिंग की वैल्यू अल्फा दी गई है और मोलर कंडक्टिविटी लैम्डा m की वैल्यू क्या है बेटा, y × 10⁻²। तो मैं बोल सकती हूँ अल्फा इज इक्वल टू लैम्डा m डिवाइडेड बाय लैम्डा m infinity is equal to y × 10⁻² divided by 4 × 10⁻². That implies alpha is equal to y/4 guys. Yes, यहाँ से अल्फा की वैल्यू क्या है बेटा, y/4 आ गई। अब आगे देखो क्या कहता है, द मोलर कंडक्टिविटी इज दिस वन, एट 298 केल्विन अपॉन 20 टाइम्स डाइल्यूशन, कंसंट्रेशन चेंज कर दिया, C2 × 20 इज इक्वल टू C1, यानी कि पहले जो कंसंट्रेशन था उसमें पानी ऐड करके उसको डाइल्यूट कर दिया, दैट मींस आई कैन से दैट C1 की कंसंट्रेशन 20 टाइम्स है C2 के, राइट। यहां से विद वाटर द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ द सॉल्यूशन बिकम 3y, मोलर कंडक्टिविटी यानी कि लैम्डा m इज इक्वल टू कितना हुआ 3y × 10⁻² साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो बेटा एक बार ये कंसंट्रेटेड था तब अल्फा निकाला, अब दोबारा जब इसको डाइल्यूट किया तब भी तो अल्फा होगा, है ना, तो अल्फा डैश इज इक्वल टू कितना होगा, लैम्डा m डिवाइडेड बाय लैम्डा m नॉट इज इक्वल टू 3y × 10⁻² डिवाइडेड बाय 4 × 10⁻², विच इज इक्वल टू 3y/4, 3y/4। अल्फा एंड अल्फा डैश वी हैव कैलकुलेटेड। नाउ सी एक और इसके अंदर क्या कॉन्सेप्ट लगेगा बेटा, हमें पता है अल्फा के लिए, क्योंकि अब यहाँ पर देखो अल्फा भी हमारे पास वेरिएबल है, y भी वेरिएबल है, सो हमें एक कॉमन चीज ढूंढनी पड़ेगी जिससे हम इन दोनों को इक्वेट कर सके। वी ऑल नो दैट डिसोसिएशन कांस्टेंट डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर एंड टेम्परेचर इज सेम, सो डिसोसिएशन कांस्टेंट विल बी सेम। सो Ka क्या होता है बेटा, Ka इज इक्वल टू C⁴² डिवाइडेड बाय 1 - अल्फा। That implies I can say C1 alpha 1 square divided by 1 - alpha 1 is equal to C2 alpha dash square divided by 1 - alpha dash बेटा, है ना। तो क्या मैं C1 की जो C1 की टर्म्स है, C की टर्म्स उनको एक साइड ले और अल्फा की टर्म्स को एक साइड कर दूं बच्चे, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका C1/C2 is equal to अल्फा डैश स्क्वायर डिवाइडेड बाय अल्फा स्क्वायर इनटू 1 - अल्फा डिवाइडेड बाय 1 - अल्फा डैश, क्लियर। और C1 और C2 का क्या हो जाएगा बच्चे, 20 रेशो गिवन है, C1 is 20 टाइम्स ऑफ द C2, तो दिस रेशो इज इक्वल टू 20। अल्फा
की वैल्यू कितनी होगी, अल्फा डैश की वैल्यू कितनी होगी बेटा, यहाँ से 3y/4, 3y/4 इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाई y/4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस y/4 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 3y/4 into is equal to 20. So from here you can easily calculate the value of y. Yes, from here you can easily calculate the value of y बच्चे. तो यहाँ से जब y की वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना आएगा, y की वैल्यू कितनी आएगी बच्चे, y इज इक्वल टू 0.86. y की जब कैलकुलेशन की तो इट विल बी 0.86. यस, और इसने क्या पूछा, वैल्यू ऑफ अल्फा. अल्फा कौन सा वैल्यू है बच्चे, y is 0.86. we have calculated from this calculation y is 0.86 and this question has asked the value of alpha. और ये अल्फा कौन सा बेटा, बिफोर डिसोसिएशन है ना, तो बिफोर डिसोसिएशन वाला फॉर्मूला उठाएंगे, अल्फा इज इक्वल टू y/4, y इज इक्वल टू 0.86, अल्फा इज इक्वल टू 0.86 डिवाइडेड बाई 4 दैट इज इक्वल टू 0.22. 0.22 तो अल्फा की वैल्यू क्या आएगी आपकी, 0.22. I hope you understand this question. And now value of y we have calculated 0.86. Clear? चलिए let's do the next question. Okay. रिएक्शन ऑफ x ग्राम ऑफ टिन विद HCl. इसके अंदर बेटा पूरा का पूरा आपके सामने मोल कॉन्सेप्ट लगाया गया है, सोशियोमेट्रिकली आपसे कैलकुलेशंस करवाए गए. देखते हैं क्वेश्चंस क्या कहता है. रिएक्शन ऑफ x ग्राम ऑफ टिन, टिन की रिएक्शन करवाई SN विद HCl और टिन कितना गिवन है बेटा, x ग्राम गिवन है प्लस HCl. क्या देगा ये आपको, SnCl2 है ना. क्वांटिटेटिवली प्रोड्यूस्ड सॉल्ट, एंटायर अमाउंट ऑफ द सॉल्ट रिएक्टेड. जितना सॉल्ट यहाँ से प्रोड्यूस हुआ है ये सारा का सारा सॉल्ट रिएक्ट करवाया गया है y ग्राम ऑफ नाइट्रोबेंजीन इन द प्रेजेंस ऑफ रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ HCl. दैट मीन्स द क्वेश्चन इज सेइंग कि HCl की अमाउंट ली और जितना यहाँ से सॉल्ट प्रोड्यूस हुआ है SnCl2 वो पूरा का पूरा लिया. तो ये कितना प्रोड्यूस हुआ होगा बेटा, जितना टीम ने इसको प्रोड्यूस किया होगा, राइट. SnCl2 एंड देन प्लस नाइट्रोबेंजीन NO2 कितना लिया, y ग्राम, जो कि हमें क्या प्रोड्यूस करके देगा बेटा, जब ये रिएक्शन होती है तो कि ये इस तरीके का सोल्ट बनाता है, NH3 पॉजिटिव Cl नेगेटिव प्लस SnCl4 एंड प्लस H2O. इस रिएक्शन को बैलेंस करेंगे क्योंकि बैलेंस करने से हमें पता चलेगा सोशियोमेट्रिकली कितना हमें प्रोडक्ट मिला है, कितना रिएक्टेंट हमने लिया है, राइट. अब इसको ना सोशियोमेट्रिकली आप बैलेंस करेंगे बेटा. बैलेंस करने के लिए आप एन फैक्टर की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, जैसे कि यहाँ एन फैक्टर नाइट्रोजन के केस में आएगा 6 और SnCl2 से SnCl4 गया तो आपको पता है NF इज इक्वल टू 2. तो ये कौन सा रेशियो, 2:6 या 1:3 बोल सकती हूँ बेटा मैं. तो 3 SnCl2 यहाँ लगाया मैंने, 3 SnCl4, क्लोरीन को बैलेंस करने के लिए 7 HCl. सो यू कैन इजीली सी कि जितना ये प्रोड्यूस हुआ है, जितना ये लिया गया बेटा y ग्राम, उतना ही ये प्रोड्यूस हुआ होगा, है ना. ये कितना प्रोड्यूस हुआ है देखो जरा, क्वेश्चन में कितना बोला इसने, 1.29 ग्राम. ये 1.29 ग्राम हमारा प्रोड्यूस हुआ है. तो अगर इसका मास गिवन है तो नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर सकते हैं. इसका जो मास होता है बेटा लगभग 129 के अराउंड ही होता है. तो 1.29 डिवाइडेड बाय 129 इज इक्वल टू, आई कैन से 0.01 नंबर ऑफ द मोल्स. अगर ये 0.01 मोल है तो सोशियोमेट्री के लिए ये कितना होगा, 0.01 मोल ही होगा बेटा. और नाइट्रोबेंजीन का जो मास होता है वो 119 होता है, नहीं 119 नहीं होता है, 119 तो हमारा टीन का होता है ना. 119 हमारा टीन का होता है बेटा. 129 यहां से कितना हो जाएगा, 129, और जब 129 से मल्टीप्लाई करेंगे इट विल बी 1.29 ग्राम. ये कितना है तुम्हारा, 1.29 ग्राम. अब देखो ये नंबर ऑफ मोल्स कितना है, 0.01. ये इस सॉल्ट से रिएक्ट कर रहा है तो इसके नंबर ऑफ मोल कितने होंगे बेटा, 0.03 मोल. और ये सारा का सारा कहां से आया, यहां से. अगर ये 0.03 है तो टीन कितना होगा, 0.03. तो टीन के लिए SN के लिए मल्टीप्लाई करेंगे 0.03 मोल इंटू 119, दैट विल बी इक्वल टू
3.57 ग्राम, जो कि वैल्यू किसकी होगी बेटा, x की वैल्यू कितनी होगी 3.57 ग्राम। एंड द वैल्यू ऑफ y की वैल्यू कितनी होगी 1.29 ग्राम फॉर दी नाइट्रोबेंजीन। सो आपको यहाँ पर सोशियोमेट्रिकली कैलकुलेशन करना था किसका, टीन रिएक्ट कर रहा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, जो कि हमें एक सोल्ट प्रोड्यूस कर रहा है बेटा, और जो ये सोल्ट है जितना यहाँ से प्रोड्यूस होगा सारा का सारा इस्तेमाल होगा किसके अंदर, जब नाइट्रोबेंजीन से एक और सॉल्ट बनाया जाएगा अमोनियम क्लोराइड का। अमोनियम क्लोराइड कितना मिला, इसका वेट गिवन है, मोलिकुलर वेट हमें कैलकुलेट किया, वहां से हमें देखा कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द अमोनियम क्लोराइड सॉल्ट 0.01 मोल है। सोशियोमेट्रिकली अकॉर्डिंग टू द बैलेंस रिएक्शन जितने नंबर ऑफ मोल इसके प्रोड्यूस हुए बेटा वो इनसे ही तो बने होंगे, तो इसका भी मोल 0.01 हुआ, राइट। इसका मोलिकुलर वेट कैलकुलेट किया तो यहां से हमें वेट मिल गया, y की वैल्यू मिल गई कि नाइट्रोबेंजीन हमने कितना लिया, y की वैल्यू कितनी आई 1.29 ग्राम। उसके बाद SnCl2 जितना सॉल्ट यहां से लिया था सारा का सारा लगा, बट अकॉर्डिंग टू द बैलेंस रिएक्शन 0.03 मोल्स ऑफ द SnCl2 इज रिक्वायर्ड। सो अगर SnCl2 के 0.03 मोल्स रिक्वायर्ड थे बेटा उतना ही बना, और ये कहां से बना 0.03 मोल्स ऑफ टीन। मोलिकुलर वेट ऑफ टीन इज, एटॉमिक वेट इज 119, so 119 into 0.03 is 3.57 gram. So the value of x is 3.57 gram and the value of y is 1.29 gram. Value of y is 1.29 gram. I hope this is clear to everybody. Clear? उसके बाद देखते हैं बेटा, ये इक्वेशन कंप्लीटली रिडॉक्स से बिलोंग करता है, रिडॉक्स चैप्टर से बेटा। मिली इक्विवेलेंट वाला कॉन्सेप्ट क्या बोल रहे रिएक्शन में, a sample 5.6 gram containing iron is completely dissolved in cold dilute HCl to prepare 250 ml of solution. Titration of 20 ml of this solution required 12.5 ml of 0.03 mole KMnO4. We all know that अगर HCl और KMnO4 का titration हो रहा है, that means milli equivalent या equivalent of the HCl will be equal to the KMnO4 बेटा, है ना। और HCl एसिडिक मीडियम है तो ऑब्वियस सी बात है KMnO4 की क्या रिएक्शन होगी, Mn+7 से +2 में कन्वर्ट होगा। किस में कन्वर्ट होगा, Mn+7 से Mn+2 में कन्वर्ट होगा। तो आई कैन से दैट मिली इक्विवेलेंट ऑफ HCl इज इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4 बेटा। मिली क्यों लिया, क्योंकि मोलरिटी जो मिलीलीटर में हम वॉल्यूम कंसीडर कर रहे हैं। मिली इक्विवेलेंट KMnO4 मोलरिटी कितना है बेटा इसका 0.03 मोलर, 0.03 इंटू एन फैक्टर कितना होगा इसके लिए 5 इंटू यस वॉल्यूम कितना है 12.5 ml। बट एक बात देखो 250 ml टोटल है और हम 25 के साथ कंसीडर कर रहे हैं, इनकी कंप्लीट 10 टाइम्स के साथ कर रहे हैं बेटा, तो इसको भी यहाँ पर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, इट विल आल्सो बी 10 टाइम्स, राइट। पूरा का पूरा सॉल्यूशन 250 ml है, बट वी ओनली कंसीडर द 25 ml, राइट। सो ये कितना कंप्लीट 10 times of the HCl का वॉल्यूम, तो it will also be the 10 times of the KMnO4 का वॉल्यूम। सो यहाँ से क्या आया, मिली इक्विवेलेंट ऑफ HCl बेटा n into n फैक्टर, सो नंबर ऑफ मोल्स into n फैक्टर 1 होगा, एंड into में अगर मिली में कंसीडर करना बेटा, ये नंबर ऑफ मोल्स है, मिली में कंसीडर करूंगी तो इट विल बी 1000। सो यहाँ से मैं नंबर ऑफ मोल्स इजीली कैलकुलेट कर सकती हूँ बेटा। नंबर ऑफ मोल्स कितने आएंगे यहाँ से, नंबर ऑफ मोल्स विल बी इक्वल टू number of mole equal to 1.875 into 10 raised to power -2. These are the number of moles of HCl. These are the number of moles of the HCl. तो यहाँ से x की वैल्यू पूछिए, x will be 1.875. x will be 1.875. क्लियर। सो यहाँ से नंबर ऑफ मोल 1.875 आ गए। आगे देखो वैल्यू ऑफ y पूछी, और y क्या बेटा परसेंटेज प्योरिटी। परसेंटेज प्योरिटी हमें पता है कैसे कैलकुलेट करते हैं, परसेंटेज प्योरिटी इज इक्वल टू मास ऑफ Fe+2, कि हमारा प्योर Fe+2 कितना है बेटा, और मास ऑफ द सैंपल, मास ऑफ सैंपल इनटू 100, मास ऑफ Fe+2 नंबर ऑफ मोल इनटू मोलर मास। नंबर ऑफ मोल कितना निकाला है 1.875 इनटू 10⁻² इनटू 100 डिवाइडेड बाय 5.6 एंड इनटू में इसका जो एटॉमिक वेट है बेटा 5.6, दैट is equal to percentage purity and it will be equal to 18.75. It will be equal to 18.75.
क्योंकि बैलेंस्ड इक्वेशन है तो जितना HCl होगा उतना ही नंबर ऑफ मोल हमारा किसका होगा बेटा Fe+2 का FeSO4 का। क्लियर? आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबॉडी। नाउ सी, पूरा पैरा दिया गया है बेटा हाइड्रोकार्बन से। हम सबको पता है कि कोई भी रेडिकल जब ब्रेक होता है तो उसको उतनी ही एनर्जी चाहिए रहती है जितना वो कम स्टेबल रहता है, राइट? अगर वो बनने के बाद, रेडिकल बनने के बाद बहुत ज्यादा स्टेबल है तो वो थोड़ी सी एनर्जी में उसका बॉन्ड टूट जाएगा, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम होगी। वी ऑल नो दैट स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। तो सबसे पहले स्टेबिलिटी देखते हैं बेटा। यहां पर अगर इनका मैं रेडिकल फॉर्म करती हूँ तो इट विल बी CH3 एंड CH फ्री रेडिकल। दूसरा होगा बेटा PH CH2 फ्री रेडिकल, उसके बाद होगा CH2 डबल बॉन्ड CH फ्री रेडिकल एंड उसके बाद होगा CH ट्रिपल बॉन्ड C फ्री रेडिकल। देखो जरा, ये फिनाइल रेजोनेंस बेटा सबसे ज्यादा स्टेबल, उसके बाद सेकेंडरी हो गया, उसके बाद sp2 और sp2 सबसे लास्ट में। तो अगर मैं ये कहूं कि सबसे ज्यादा ये स्टेबल तो सबसे कम एनर्जी होगी PHCH2। क्यों? सबसे कम कौन सा बेटा 88, यस। उसके बाद दिस वन, उससे कम कौन सा है 95। फोर्थ एंड थर्ड, P के अंदर कौन सा है बेटा? P के अंदर थर्ड है, Q के अंदर फोर्थ है, R के अंदर 110 और यहाँ से 132। सो फर्स्ट इज द राइट आंसर, फर्स्ट इज द राइट आंसर। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी विल बी लेस अगर तुम्हारा जो फ्री रेडिकल है बनने वाला बेटा जो प्रोडक्ट है वो स्टेबल होगा, राइट? अगर स्टेबल ही नहीं होगा तो क्यों बनेगा? बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। उसके बाद बात करते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। The correct statement for the methane Cl2 CH3Cl HCl। बेटा फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है, सबको पता है हम लोगों को, है ना? इनिशिएशन स्टेप इज एक्सोथर्मिक, नेवर। इनिशिएशन स्टेप एक्सोथर्मिक नहीं होगा, वी हैव टू गिव सम एनर्जी, वी आर प्रोवाइडिंग इट्स लाइट। सो एक्सोथर्मिक नहीं होगा बेटा, एंडोथर्मिक होगा ऑब्वियसली, ये गलत है। प्रोपगेशन स्टेप अगेन इट इज एक्सोथर्मिक विद डेल्टा H -2 किलो कैलोरी, नहीं बच्चे। डेल्टा H +27 बिल्कुल नहीं होगा, ऑब्वियसली कैंसिल होगा, +27 का मतलब ही नहीं है। द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक विद डेल्टा H -25। इन सभी की एनर्जी, इसका एनर्जी देखेंगे बेटा एंड माइनस इसका एनर्जी जो हमने किया वो हमें बताएगा कि नेगेटिव एनर्जी आ रही है पॉजिटिव आ रही है। नेगेटिव आ रही है दैट मींस द बॉन्ड रिएक्शन, द रिएक्शन हैपनिंग इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, द कैलकुलेटिव पार्ट इज गिविंग -25 किलो कैलोरी पर मोल, दैट मींस इट इज एक्सोथर्मिक विद दैट मच ऑफ द एनर्जी, राइट? आफ्टर दिस इज द सॉल्ट एनालिसिस क्वेश्चन। बच्चे क्या कह रहे हैं ये देखो, reaction of K3FeCN6 with freshly prepared FeSO4 solution produces a dark blue precipitate called turnbull that will be K4FeCN6 बेटा। अब इसके रिएक्शन अगर FeSO4 के साथ अब्सेंस में करवाएंगे तो ये क्या बनाता है? K2FeCN6। we all know this thing, which formula? this one, C option, राइट? उसके बाद ये इस पैरा में क्या कह रहा है बेटा? मिक्सिंग द FeSO4 सॉल्यूशन विद एनी ऑफ द मेटल सॉल्ट, किसी भी मेटल का नाइट्रेट सॉल्ट फॉलोड बाय ए स्लो एडिशन ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4 गिव्स अस द ब्राउन रिंग टेस्ट। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन में ब्राउन रिंग का फॉर्मूला पूछा था, वो क्या होगा? H2O5, दिस वन, राइट? ये सॉल्ट एनालिसिस से डायरेक्ट क्वेश्चन। नाउ सी 17th क्वेश्चन फ्रॉम थर्मोडायनामिक्स। बेटा थर्मोडायनामिक्स में ये क्या कह रहा है? इसने ही बोला है Ln V3 V2 की वैल्यू निकालो, कब? जब दोनों का वर्क डन सेम है। ये तुम्हें दिखाई दे रहा है कि एडियाबैटिक रिवर्सिबल प्रोसेस है बेटा, दो जो रिवर्सिबल प्रोसेस है उसमें से दिस इज एडियाबैटिक एंड दिस इज आइसोथर्मल। तो यहाँ एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए सबसे पहले हमें पता है कि अगर एडियाबैटिक प्रोसेस है तो Q विल बी 0, दैट मींस वर्क डन विल बी डेल्टा U। और डेल्टा U क्या होगा बेटा? देखो U/R, ये क्या है? ये जूल पर मोल, ये जूल पर केल्विन पर मोल, दैट मींस आई कैन से दिस इज माय टेम्परेचर। सो डेल्टा T वी कैन इजीली कैलकुलेट 2250 -450, it will be -1800, right? So delta U is equal to -1800 R बेटा। क्या आएगा? डेल्टा U is equal to -1800 R आ जाएगा, right? ये क्या है तुम्हारा? वर्क डन, क्योंकि अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लो डेल्टा U is equal to Q plus D, and for adiabatic Q is equal to 0. Okay, now we will calculate delta U is equal to NCV delta T, T2 minus T1 बेटा। आगे आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए आई हैव टू कैलकुलेट द T2 वैल्यू। T1 वैल्यू तो गिवन है 900 केल्विन, T1 वैल्यू इसके लिए गिवन है 900, सो वी हैव टू कैलकुलेट द T2 वैल्यू जहां से आइसोथर्मल प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है। सो फॉर दिस T2 वैल्यू आई हैव -1800 R इज इक्वल टू N की वैल्यू क्या बेटा? 1 मोल, 1 इंटू CV की वैल्यू गिवन है 5/2 R, 5/2
आर इंटू T2 माइनस T1 की वैल्यू कितनी है यहाँ से 900. सो यू विल कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ T2. क्या कैलकुलेट करेंगे बेटा यहाँ पर T2 की वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे, दैट विल बी 180 केल्विन. दैट इंप्लाइज T2 विल बी 180 केल्विन. Now for reversible isothermal process, we know that work done is equal to work done W2 is equal to minus NR T2 ln V3 by V2. We have to calculate this, and we all know that work done is equal to W1 minus 1800 R. R से R calculated cancel, minus से minus, N is equal to 1, T2 is equal to 180. So can I say ln V3 by V2 is equal to 10? ln V3 by V2 is equal to 10. Clear है? आगे बात समझ में? चलिए. Next question is, consider a helium atom that absorbs a photon of wavelength 330 nanometer. The change in the velocity of helium atom after the photon absorption is. देखो हीलियम एटम है, फोटोन का स्ट्राइक हो रहा है, तो हमें यहाँ पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाना था बच्चे कि जो तुम्हारा फोटोन स्ट्राइक कर रहा है हीलियम एटम से, उनका जो मोमेंटम है दैट विल बी ट्रांसफर्ड इनटू ईच अदर, दैट विल बी सेम, राइट. सो यहाँ पर अगर हम बात करें हीलियम एटम के मोमेंटम की, दैट विल बी m डेल्टा v इज इक्वल टू फोटोन का मोमेंटम क्या होता है बच्चे h बाई लैम्डा, h बाई लैम्डा. सो मास क्या हो जाएगा यहाँ 4 ग्राम पर मोल दिया हुआ है, तो 4 इंटू 6 इंटू 10 रेज़ टू पावर 23, किलोग्राम में करेंगे 10 रेज़ टू पावर 3 इंटू डेल्टा वी. एच की वैल्यू 6.6 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 34 एंड लैम्डा इज 330 नैनोमीटर यानी कि 10 रेज़ टू पावर माइनस 9 मीटर. तो इसको अगर डेल्टा वी को चेंज इन वेलोसिटी डेल्टा वी कैलकुलेट करेंगे, इट विल बी 0.3 मीटर पर सेकेंड. अगर सेंटीमीटर में पूछा है तो क्या हो जाएगा बच्चे, डेल्टा वी इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर पर सेकेंड. इज इट क्लियर? यस, इट वाज इजी फ्रॉम द एटॉमिक स्ट्रक्चर. Next question is so easy. From the redox reaction we can say ClO2 बेटा, ClO2 को ऑक्सीजन से ओजोन से रिएक्शन करवाया ओजोनोलाइसिस, तो इट विल बी Cl2O6 प्लस O2. इसका एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर पूछा है. क्या एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर? दैट इज सो इजी, 2x माइनस 2 इंटू 6 यस इज इक्वल टू 0. अगर मैं इसको पूरा होल न्यूट्रल मानती हूँ बच्चे तो x इज इक्वल टू प्लस 6, यानी कि आई कैन से कि जब ClO2 की रिएक्शन ओजोन से होती है बेटा, ओजोनोलाइसिस होता है जब ClO2 का, तो इट गिव्स अस ऑक्साइड दैट इज Cl2O6 एंड द एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Cl2O6 इज प्लस 6. आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबॉडी. तो बच्चे ये थे क्वेश्चन हमारे एडवांस के जेई एडवांस 2021 का पेपर 2 जो इवनिंग शिफ्ट में हुआ था. सो वी कैन कंक्लूड दैट पेपर वाज नॉट सो इजी दैट यू कैन से ऑब्वियसली एडवांस का एग्जाम कैसे इजी हो जाएगा. सो इट वाज मॉडरेट, राइट, इट वाज मॉडरेट. थर्मो का जो क्वेश्चन था वो थोड़ा आप सोच सकते थे, बट उसके अंदर कोई कॉन्सेप्ट नहीं था. अदरवाइज द काइनेटिक्स क्वेश्चन, राइट, बाकी सब दैट वाज ओके. Okay, so I hope this helped you a lot. Yes, thank you so much. If you like the session, then please subscribe our channel and hit the like button. Thank you so much.